हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। और जैसा कि हम लोग अब तक जो पढ़े हैं वो दो चैप्टर कवर हो चुके हैं। पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, और उसके बाद फोर्स एंड मोशन हम लोगों ने दो चैप्टर आसानी से कवर कर लिए हैं। और अब हम लोग चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। बेसिकली वर्क, एनर्जी इन पावर या वर्क, पावर, एनर्जी क्या है। ऊर्जा व शक्ति, कार्य, ऊर्जा एवं सकती। देखो बात ये है ना कि इनके बारे में बात करना क्यों ही जरूरत है। देखो फिजिक्स में दो ही अप्रोच है, या तो आप मोमेंटम के हिसाब से किसी भी फिजिकल इवेंट को देख रहे हैं, यानी किसी तरह की भौतिक परिवर्तन या भौतिक चीजों में चेंज हो रहा है, कोई फिजिकल इवेंट हो रहा है या इंसिडेंट हो रहा है, कोई ऐसी भौतिक घटना जिसका आपको विश्लेषण करना है, तो आप दो तरीके से करते हैं। या तो फोर्स के अकॉर्डिंग करते हैं कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, इक्विलिब्रियम में, नहीं इक्विलिब्रियम में, मोमेंटम में क्या, कितना मोमेंटम वो डिलीवर कर रहा है, तो या मोमेंटम में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये हो गया एक फिजिकल, किसी भी तरह की फिजिकल इवेंट को, भौतिक घटना को विश्लेषण करने का तरीका। दूसरा होता है ऊर्जा के रूप में, यानी ऊर्जा में उसके कौन सी ऊर्जा में कितना बदलाव आया, ऊर्जा या फिर उसने किस पर कार्य किया, उस पे किसने कार्य किया। तो कहने का सेंस ये है कि किसी भी भौतिक घटना को दो तरीके से हम देखते हैं, या तो बल के हिसाब से या तो ऊर्जा के हिसाब से, ठीक है ना। तो अच्छा, अगर हम लोग बात करें कार्य की, तो कार्य किसे कहते हैं। देखो कार्य, जनरल भाषा में कार्य हम लोग उसको कहते हैं जब भी हम देखते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कुछ भी किसी चीज को विस्थापित कर रहा है, ठीक है ना, तो हम उसे बोलते हैं कि हाँ वो कार्य कर रहा है। देखो कार्य करने का मतलब क्या हो गया। अच्छा, भौतिक घटनाओं से क्या हो सकता है। भौतिक घटनाएं, मैं आपको इसके पहले बता रखा हूँ, भौतिक घटनाएं किस किस तरह की संभव है। या तो कहीं ना कहीं किसी चीज का विस्थापन हो रहा होगा, किसी की स्थिति में बदलाव हो रहा होगा, या फिर ऐसा ही कुछ कि या फिर उसकी स्थिति में बदलाव होना, उसके रूप में बदलाव होना, ये सब क्या है, भौतिक घटनाएं ही है। तो मेरे कहने का मतलब है कार्य किसे कहेंगे, तो कार्य ये आप कह सकते हैं कि जब बल किसी भी पिंड को विस्थापित करता है, तो अगर मतलब उसके विस्थापन का और बल का गुणा किया जाए, उनके उनके बीच में गुणन किया जाए, तो जो हमें प्राप्त होता है उसे ही कार्य कहते हैं। तो भौतिक के रूप में कार्य उसे कहते हैं बल तथा विस्थापन, बल तथा विस्थापन के गुणन को कार्य कहते हैं, ठीक है ना। कार्य किसे कहते हैं, जब भी हम लोग का कहीं कोई भी पिंड को विस्थापित करते हैं, तो उसमें बल आरोपित करना आवश्यक है। बिना बल के तो हम कभी किसी चीज को विस्थापित कर ही नहीं सकते, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बात कहता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बल और विस्थापन के गुणन, बल और विस्थापन के गुणन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। लेकिन अब इसमें कई सारी बातें समाहित है। पहला शर्त यह है कि जो बल होना चाहिए या विस्थापन होना चाहिए, या तो बल विस्थापन की दिशा में हो, ठीक है ना, बल वही हम लोग लेंगे, वही बल का गुणन करेंगे जो विस्थापन की दिशा में हो, ठीक है ना। तो बल हमको वो लेना है, वो बल, मतलब यहां पे कौन सा बल को डिफाइन करेंगे तो कौन सा बल लेंगे, फोर्स विच इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर हम बात करेंगे कौन सा बल ले रहे हैं हम, इसमें कौन सा बल अगर हम लोग लेंगे तो कौन सा बल लेंगे, तो आप ये समझिए कि बल गुणे विस्थापन तो है, कार्य बराबर क्या है, बल गुणे विस्थापन। देखो मेरा अप्रोच ये होता है ना कि किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजों को बहुत आसान से बहुत कम शब्दों में बता दिया। इसका जानते हो क्या बेनिफिट होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका एक स्केलेटल बन जाता है जब आप पढ़ते हैं ना। मतलब अब आप इसके बाद जब आप पढ़ेंगे किताबों को, तो आपको उसमें बहुत रीचमेंट दिखाई देगा, मतलब आपको लगेगा कि आपने कुछ अचीव किया। मैं ये मानता हूं ना, मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आप कभी भी ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं कि जिसमें आपको एक स्केलेटन मिला हुआ है और उसके बाद आप अप्रोच बढ़ा रहे हैं, तो आप तैयार रहिए, क्योंकि अब आपका जो है ना यहाँ पे बेनिफिट होना तय है, ठीक है ना। तो कहने का सेंस मेरे ये है कि हमेशा पहले स्केलेटन बना लीजिए कि क्या क्या है, कैसे कैसे चीजें हैं। जानकारियां तो ऐसी चीज है ना, इंफॉर्मेशन ऐसी चीज होती है जो कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन कभी खत्म नहीं हो रहा है। हम लोग को क्या करना होता है कि एक ट्रैक बनाना होता है कि किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन ग्रैब करना है, कैसे हम लोग को इंफॉर्मेशन को लेना है। देखो एजुकेशन का मतलब ही यही होता है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं
कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुणे विस्थापन। तो यहां पर हम अगर बात करेंगे कि बल, कौन सा बल लेंगे, देखो यहां पे वही बल, वो बल जो विस्थापन की दिशा में है, कहां है, विस्थापन की दिशा में हो, ठीक है ना। तो यानी विस्थापन की दिशा में हो वो वाला बल लेंगे। फिर या विस्थापन की बात करें तो वो विस्थापन लेंगे जो बल की दिशा में हुआ हो, वो विस्थापन जो बल की दिशा में हो। यानी कि दोनों का दिशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लीजिए कहीं पे आपको ऐसा कंडीशन आता है कि आपको चूज करना है कि कौन सा बल लें, तो अगर वहां चूज करना होगा तो आप वो बल लेंगे जो विस्थापन की दिशा में होगा। एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे, जब आपको ये चूज करना होगा कि कौन सा विस्थापन लें, किसी बल से कौन सा विस्थापन लें, तो वहां पर आप वो विस्थापन लेंगे जो बल की दिशा में हो, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप ये समझिए कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जो फॉल कर रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। अब आपके पास चॉइस है, डिस्प्लेसमेंट दो दिशा में हुआ है, एक विस्थापन यहां वाला हुआ है जिसको आप S बोल सकते हैं, एक विस्थापन H हुआ है, और इसको जो खींचा है, यानी जिस बल ने इस पे कार्य किया है, वो कोई और बल नहीं, वो गुरुत्वाकर्षण बल ही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो लग रहा है, और हमने पूछा कि बताइए गुरुत्वाकर्षण ने कितना कार्य किया, गुरुत्वाकर्षण ने कितना कार्य किया। तो भाई गुरुत्वाकर्षण बल तो पहले से डिफाइंड है, तो उसको तो आप चूज कर नहीं सकते। आपको अब चूज क्या करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा, आपको क्या चूज करना पड़ेगा कि कौन सा विस्थापन लें। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, S और H। तो सिंपल सी बात है, यहां पे हम क्या लेंगे, H लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से यदि आपसे बोला जाए कि कोई क्षैतिज तल है और इस क्षैतिज तल पे कोई पिंड रखा हुआ है जिसपे इस तरह से बल लग रहा है, ठीक है ना। अब इसके दो घटक हो जाएंगे, एक घटक क्या हो जाएगा, F cos थीटा, और एक घटक क्या हो गया, F sin थीटा। तो इस स्थिति में हम कौन से घटक को चूज करेंगे, यहां पे हम वो घटक लेंगे जो विस्थापन की दिशा में। तो अब इसमें विस्थापन कहां हो रहा है, यहां से यहां आ गया, तो विस्थापन की दिशा इस तरफ है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर विस्थापन की दिशा उस तरफ है तो इसका मतलब हम वही घटक लेंगे जो उस दिशा में होगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर के हम लोग ये बात समझ गए कि कार्य बराबर क्या होता है। अगर अच्छा अब हम उस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हम ये लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू F S cos थीटा, जहां F क्या है, वो बल है जिसने विस्थापन किया है, S क्या है, वो विस्थापन है जो उस बल की वजह से हुआ है, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण। तो इस तरह से वर्क बराबर क्या हो गया, फोर्स F S cos थीटा, ठीक है ना। ये कंप्लीटली हम लोगों को कार्य के बारे में समझ में आ गया। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, अगर हम लोग बात करेंगे कार्य का मात्रक क्या हो गया। देखिए अगर हम लोग बात करें कार्य की क्या क्या मात्रक होते हैं, तो पहला तो ये कि जो कार्य का मात्रक होता है वो तो जो SI यूनिट जो है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बोल सकते हैं, वो क्या होता है, जूल। तो जूल क्या है, जूल क्या है, कार्य की मात्रक है, ठीक है ना। अब ये व्युत्पन्न मात्रक है या ये क्या मूल मात्रक है, ये आपको बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। कमेंट में जरूर इसका जवाब दीजिए कि क्या ये मूल मात्रक है या व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है ना। तो एक जूल को अगर हम परिभाषित करेंगे तो हम कहेंगे कि यदि किसी पिंड पर 1 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, कितने समय तक, कितना विस्थापन कर रहा है, वो 1 मीटर का विस्थापन कर रहा है, 1 न्यूटन का बल यदि 1 मीटर तक विस्थापन करता है तो वहां पर किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 1 न्यूटन टू द 1 मीटर, ठीक है ना। तो दोनों न्यूटन और मीटर दोनों क्या है, SI यूनिट है, बल और विस्थापन के क्रमशः। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे कि मात्रक के साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे और भी कोई मात्रक होते हैं क्या, तो बिल्कुल होते हैं। अगर हम लोग CGS में देखेंगे, CGS में तो यहां पे अर्घ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्घ, ठीक है। और ये कैसे प्राप्त होता है, जो अर्घ है CGS यूनिट है, ये क्या होगा, 1 डाइन आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था जब फोर्स एंड मोशन को हम लोग बताए थे, तो 1 डाइन इंटू
क्या होगा, सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ग। ये किस में होता है, सीजीएस में होता है। अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट लेक्चर में चले जाइए, वहां पे आपको समझा दूंगा कि कैसे, मतलब स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जाइए, देखिए आपको समझा दूंगा कि कैसे जूल जो है वो अर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो एक ही चीज के बारे में बहुत लंबा बात करना भी एक तरह का मूर्खता ही मैं मानूंगा। देखो एक बात समझो, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, मान लो अभी एक क्वेश्चन है, बोलता है कि बताइए कि एक वस्तु है, इस वस्तु को पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है ना, किस दिशा में, 36 से 30 अंश का कोण पे, ठीक है ना, और यदि उसके में 3 मीटर का विस्थापन हुआ है, कितना मीटर का, 3 मीटर का विस्थापन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कितना कार्य किया गया, मतलब यहाँ पे कितना कार्य हुआ है। तो बड़ा आसान है, आपको मैंने बोला है कि सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, बल, सबसे पहले क्या देख लेना है, बल कितना लग रहा है आपका, 10 न्यूटन, ठीक है ना, विस्थापन क्या है, विस्थापन कितना हुआ, वो आपका हो रहा है क्या, 3 मीटर, ठीक है ना। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, तो कार्य का आप लोगों को W को फॉर्मूला मिल चुका है, W इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3 का मतलब एस 3 हो गया, और कॉस कितना कोण का लेंगे, इनके बीच में कितना कोण लग रहा है, तो देखो विस्थापन में, ये विस्थापन की दिशा तो यही है ना, विस्थापन की दिशा और बल की दिशा में कितना कोण है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप साफ देख सकते हैं कि 30 अंश का कोण बन रहा है, यानी यहाँ पे कितना हो गया, 30 डिग्री। तो इस तरह से कितना हो गया, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहां से 30 इंटू √3/2, यानी कि आप लिख सकते हैं 15√3 जूल, ठीक है ना, 15√3 जूल्स, ठीक है ना। तो ये हो गया, आपको इस तरह से आप आसानी से कार्य निकाल सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे बल इस तरह से दिया हुआ है, देखो फिर भी वेक्टर में जाओगे तो तुम्हें वेक्टर वाले लेक्चर्स में ये भी समझ में आ जाएगा किस तरह से हम लोग ऐसी स्थिति में निकाल सकते हैं कार्य। हम अगर बोलता है कि यदि किसी पिंड पर, किसी वस्तु पर जो बल कार्य कर रहा है वो कितना कर रहा है, F इज इक्वल्स टू, आपसे बोलता है 2I + 5J + 0K, ठीक है ना, और बोलता है कि विस्थापन जो हुआ है वो कितना हुआ है, 3J का। अभी आपको बताना है कि इस स्थिति में कि कितना उसने कार्य किया, तो अब आपको यहाँ कोड की जरूरत थोड़े है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, W इज इक्वल्स टू F.S। आपको याद है ये बात मैं आपको बताया था कि जो कार्य है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कार्य क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है, और बल और विस्थापन दोनों का दोनों क्या है, सदिश राशि। तो देखो जब किसी दो सदिश राशियों के गुणन से कोई दूसरी भौतिक राशि मिले जो कि अदिश हो, फिर से सुनो, जब किसी दो सदिश राशियों के गुणन से जो भौतिक राशि मिले वो अगर अदिश हो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अदिश गुणन करेंगे। क्या करेंगे, अदिश गुणन करेंगे, और अदिश गुणन में कॉस कंपोनेंट काम आता है, ये आप लोगों को वेक्टर में बताया गया है। इस हिसाब से क्या लिख देंगे, F.S। आपको याद है डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, लंबकोणीय व्यवस्था जो है वेक्टर की, सदिशों की निरूपित करने की, इसमें आपने क्या किया था, F की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ J का जैसे होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 जूल। सीधा सीधा आंसर आ गया, 15 जूल का कार्य किया है। क्यों, क्योंकि J की दिशा में ही सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है, I से कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपका, ये हो गया कि कार्य अलग अलग जगह पे कैसे निकालते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग बात करें कार्य कितने प्रकार के होते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कार्य कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो कार्य बेसिकली 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, कार्यों के प्रकार, कार्य या कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार।
अच्छा, कार्य के प्रकार अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये 3 तरह का है। पहला, एक को हम लोग बोलेंगे शून्य कार्य, होता है ना, आप देखेंगे आपके, एक होता है धनात्मक कार्य, ये हमारे समाज के घटक हैं, धनात्मक कार्य, और एक होता है क्या, ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, ठीक है ना। एक एक जैसा आज के डेट में क्या है ना कि आप अक्सर देखेंगे कि बहुत सारा लोग होते हैं कि कुछ ना कुछ काम करो भाई, करो कुछ काम करो, अक्सर आप सुनते होंगे कि काम करो भाई, कुछ काम करो। तो कार्य क्या है, कब शून्य कार्य होते हैं, तो हमारे वहां पर ज्यादातर शून्य कार्य करने वाले लोग हैं। मतलब हमारा देश पिछड़ा क्यों है, कारण इसका सिर्फ एक है, क्योंकि यहाँ पर शून्य कार्य सबसे ज्यादा होते हैं। मतलब किसी चीज को ना विस्थापित नहीं करना है, बस बल लगाना है, ठीक है ना। यानी कि जब आप प्रयास करते हैं और कुछ नहीं करने का, तो वहां पर क्या हो जाता है, शून्य कार्य। यहां पे देखिए बल लग रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, या फिर विस्थापन हो रहा है, बल नहीं लग रहा है। दोनों स्थिति में क्या हो गया, वहां पर कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और या फिर बल जिधर लगाना चाहिए, बल के दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा है। मतलब बल लगा रहे हैं पढ़ाई में और विस्थापन हो रहा है आपका, क्या बोलते हैं, गेम में, ठीक है ना। तो भाई साहब आप जो है ना कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, इस स्थिति में आपका जो कार्य है वो शून्य कार्य है। और हमारे समाज का जो 70% कार्य है, या मैं तो बोलूंगा 80% जो कार्य है, वो यही लोग हैं, शून्य कार्य करने वाले। या हमारा जो यूथ है, जो आने वाला, जो हम लोग का जनरेशन ये आया है, नया वाला जनरेशन जो आया है अभी अभी, वो शून्य कार्य करने में बड़ा विश्वास रखता है, बैठे हुए हैं और लगातार दौड़ रहे हैं। यही है ना शून्य कार्य, क्या है कि बैठे हुए हैं ऐसा मोबाइल पे ऐसा दौड़ रहे हैं। अरे तो वो शून्य कार्य हो गया, क्यों, क्योंकि विस्थापन तो कर रहे हो मोबाइल के अंदर, पर बल नहीं लगा रहे हो, ठीक है ना। तो शून्य कार्य वहां पर है जहां पर या तो पहला कंडीशन बल अनुपस्थित है, क्या, कौन अनुपस्थित है, बल अनुपस्थित है, ठीक है ना। तो पहला चीज तो ये हो गया कि बल अनुपस्थित हो, ठीक है। दूसरा क्या है, बल अनुपस्थित हो, विस्थापन हो रहा हो, तो ऐसी दिशा में भी कार्य नहीं हो रही है। दूसरा क्या है, विस्थापन हो रहा हो, बल अनुपस्थित हो, ये दोनों ही दिशा में कार्य नहीं हो रहा है। यानी कि इस दोनों ही दिशा में कार्य नहीं हो रहा है। इन दोनों के एग्जाम्पल साफ हैं। अगर बल अनुपस्थित और विस्थापन हो रहा है, इसका भी एग्जाम्पल आपके सामने है कि बल, अच्छा सॉरी, मैंने दोनों में ही बल अनुपस्थित कर दिया। बल उपस्थित और विस्थापन, यहां देखो, यहां जो है या फिर विस्थापन ना हो, ठीक है। बल उपस्थित पर विस्थापन ना हो, बल उपस्थित हो परंतु विस्थापन ना हो, विस्थापन अनुपस्थित हो, विस्थापन अनुपस्थित हो, दोनों ही दिशा में कोई कार्य नहीं हो रहा है। आपको इन दोनों का मैं उदाहरण दे देता हूं। पहला एग्जांपल है कि बल अनुपस्थित हो, जो भी बॉडीज यूनिवर्स में मोशन कर रही हैं, हालांकि सब जगह बल कार्य कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई बार आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे नहीं होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर ऐसे ऐसे ही मोशन कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है अंतरिक्ष में, तो वहां पर कोई बल उपस्थित नहीं है और विस्थापन लेकिन हो रहा है, एक जगह से दूसरे विस्थापित हो रहा है, तो इस दिशा में भी वहां पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। या फिर विस्थापन अनुपस्थित हो, यानी बल लगा रहे हो, तुम दीवार पे ऐसे लगा करके बल लगा रहे हो, तुमने पूरा एकदम से जोर लगा दिया पर दीवार का विस्थापन नहीं हुआ, तो कहो बहुत काम किए हैं आज हम, बहुत काम किए हैं, तो आप काम नहीं किए, ठीक है ना। तो ये विस्थापन अनुपस्थित हो या बल अनुपस्थित हो। तीसरा स्थिति ये है कि बल जो है और विस्थापन के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी बल का विस्थापन से कोई लेना देना ही ना हो। जैसे कुली के केस में क्या है, कुली क्या है कि बल किधर लगा रहा है, उसको पकड़ा हुआ है अपने लोड को अपने सर पे, तो बल तो ऊपर की दिशा में लगा रहा है, ही इज पुटिंग द फोर्स अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। अभी क्या कर रहा है, विस्थापन किधर कर रहा है, उसका आगे कर रहा है विस्थापन,
समझे मेरे भाई? तो कुली के साथ क्या है कि कुली जो है वो बल ऊपर लगा रहा है, यानी बल किसी और दिशा में, विस्थापन किसी और दिशा में। यदि ऐसी स्थिति है तो ऐसे स्थिति में भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि यदि बल और विस्थापन के बीच में, बल व विस्थापन के मध्य, विस्थापन के मध्य 90 अंश का कोण बन रहा हो, का कोण बन रहा हो, यानी कि उसका कोई घटक नहीं होगा एक दूसरे से, कोई उसके विस्थापन की तरफ उसके घटक का मान क्या होगा? शून्य होगा। ये तीनों ही स्थिति में कार्य कितना हुआ? शून्य कार्य हुआ। धनात्मक कार्य जो बहुत कम लोग करते हैं, धनात्मक कार्य मतलब क्या कि सही दिशा में बल लगाइए और उसको उसी दिशा में विस्थापित करिए। मतलब क्या, पढ़ रहे हैं तो सही दिशा में पढ़िए, ठीक है ना? पढ़ना भी है तो सही दिशा में पढ़िए, ठीक है? वीडियोस देखना है तो सही दिशा में अपना वीडियोस देखिए ना, जिस दिशा में आपको कार्य करना है, ठीक है ना? तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका दिशा सही होना चाहिए, यानी विस्थापन की दिशा में यदि बल लग रहा है तो वहां पर क्या हो गया? वहां पर धनात्मक कार्य हो गया। विस्थापन की दिशा में यदि बल लग रहा है तो वहां का जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। और ये अच्छा, अगर बल का हो सकता है कोई एंगल भी बनता हो, तब भी थोड़ा मोड़ा तो आपका ऐसा क्या होता है ना कि मान लीजिए कि थोड़ा सा सेम एकदम से समान डायरेक्शन नहीं है, मैंने ये नहीं बोला कि सेम डायरेक्शन में लग रहा, लेकिन बल के दिशा में, वो विस्थापन की दिशा में बल लग रहा है। आपका पूरा बल नहीं लग रहा है, थोड़ा बल लग रहा है, पर लग रहा है। यदि ऐसी स्थिति है तो वहां पर क्या हो गया? धनात्मक कार्य हो गया, जो मैंने ये वाला एग्जांपल दिया है F। तो यहां विस्थापन हो रहा है और बल के दिशा में भी कुछ देखो, विस्थापन की दिशा में भी क्या है? बल लग रहा है। यही बात मैं बोला हूं ना कि विस्थापन की दिशा में यदि बल कार्य कर रहा है तो वहां पर क्या होगा? धनात्मक कार्य होगा। अब ऋणात्मक कार्य क्या हो गया? ऋणात्मक कार्य वह कार्य है जिसमें बल की दिशा के विपरीत, ठीक है ना, तुम खूब दिन रात पढ़ रहे हो और नंबर और कम होते जा रहे हैं, ठीक है ना, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा पैसा कम होता जा रहा है। भैया यहां पे क्या है ना, ऋणात्मक है। ये क्या हो गया? यहां ऋणात्मक कार्य हो रहा है कि उल्टा काम हो रहा है। मैं बल लगा रहा हूं, विस्थापन किसी और दिशा में हो रहा है। मान लीजिए कि एक ट्रेन बहुत अधिक दिशा से अधिक वेग से आ रही है, ठीक है ना, या एक ट्रेन खड़ी है और मैं बल उसको लगा करके पुश कर रहा हूं और ट्रेन चल दी, ठीक है, मैं पुश कर रहा हूं, मैं बल जिधर लगा रहा हूं, ठीक है ना, ट्रेन जो है उसके विपरीत बल लगा रही है। अभी क्या हो गया? क्या हो गया? ट्रेन उसके विपरीत विस्थापन कर रही है। तो अब क्या हो गया कि यहां पर बल मैं लगा रहा हूं, ट्रेन को पीछे धक्का दे रहा हूं, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ रही है। तो वहां पर मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या है? ऋणात्मक कार्य है। वहां पे मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या है? ऋणात्मक कार्य है। इस तरह से हम कार्य को डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर बल और बल अनुपस्थित हो, विस्थापन अनुपस्थित हो, या बल और विस्थापन के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा हो। दोनों ही, तीनों ही स्थिति में वो क्या हो जाएगा? शून्य कार्य होगा। जब आपका बल और विस्थापन के मध्य, बल और विस्थापन के मध्य, और विस्थापन के मध्य कितने अंश का हो? न्यून कोण हो। न्यून समझते हैं ना? न्यून कोण हो, ठीक है ना? जो न्यून कोण होगा अगर वो है तो यहां पर भाई साहब कार्य क्या होगा? यहां जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। लेकिन यदि बल और विस्थापन के बीच में क्या है? वृहत कोण है, यानी कि बड़ा है, ठीक है ना, यदि कोण का मान 90 अंश से अधिक है, 90 अंश से यहां पे कोण का मान क्या है? कम है, सॉरी 90 अंश का जो वो है, 90 अंश से क्या है? उसका मान कम है, बराबर नहीं है। क्या है? बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, लेकिन क्या है? उससे कम है। थीटा का मान, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो इस स्थिति में क्या है? आपका धनात्मक होगा। अगर थीटा का मान 90 से अधिक है तो वहां पर जो कार्य होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्लियर हो गया? तीन चीजें मैंने बताया। यदि बल और विस्थापन के मध्य लगने वाला कोण 90 अंश है तो वहां पर क्या है? शून्य कार्य है।
90 से कम है तो धनात्मक है, 90 से अधिक है तो क्या हो गया, ऋणात्मक कार्य हो गया। तो ये हो गए थे कार्यों के प्रकार। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कार्यों के प्रकार। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कि कार्यों के आधार पर बलों को कितने भागों में देखा गया है। यानी कि हम लोग कार्य के आधार पर देखें, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर बलों के प्रकार, बलों के प्रकार। देखो कार्य के आधार पर अगर बलों के प्रकार देखा जाए तो वो दो तरह के होते हैं। एक होता है संरक्षी बल, संरक्षी बल, ठीक है ना। संरक्षी बल मतलब क्या, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। और एक हो गया असंरक्षी बल, क्या, असंरक्षी बल, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो दो तरह के हो गए, एक हो गया संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षी बल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल है, असंरक्षी बल क्या है, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इमेजिन करिए कि एक जो है, आप ये समझिए कि एक मैग्नेट है, ठीक है ना। क्या है, एक मैग्नेट है और दूसरा एक, अच्छा मान लीजिए कि इसका एक नॉर्थ पोल इधर है, दूसरा साउथ पोल इधर है, ठीक है। दूसरा मैग्नेट है जिसका साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है। अब आप जरा समझिएगा कि इस स्थिति में यदि मैं इस मैग्नेट को इसके पास तक लेके आऊं तो मुझे कार्य करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जिस दिशा में मैं विस्थापन कर रहा हूं एग्जैक्टली मुझे उसी दिशा में इस पे क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस पे उसी दिशा में बल लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि साउथ पोल क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, भैया उनको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अच्छा, इसकी वजह से हमें क्या लगाना पड़ा, बल लगाना पड़ा। लेकिन अब जरा एक बात सोचिएगा कि जब मैं इसी वाले बॉक्स को यहां तक पहुंच गया, उसके बाद मैं इसको रिटर्न करूंगा, यानी कि अब मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा, तो क्या मुझे कार्य करना पड़ेगा, नहीं। तो यहां पे कार्य करना पड़ेगा क्या, ये खुद ब खुद जाएगा, क्योंकि रिपल्सन कॉन्टिन्यूअस है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये रिपेल करेगा इसको और ये वापस अपनी जगह पे चला गया। तो एक दिशा में जाने पे कार्य करना पड़ रहा है और दूसरे उसी दिशा में अगर अपोजिट आ रहे हैं तो हमें कार्य करना नहीं पड़ रहा है। तो यहां पे चुंबकीय बल का एक एग्जांपल ले लिया। अभी जरा सोचिए दूसरा कंडीशन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट को एक बार मैं यहां से यहां ले आया, तो घर्षण बल के अगेंस्ट में, यानी फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में हमें क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा। तो क्योंकि इसको लेके जाएंगे तो घर्षण बल लगेगा, इसको इधर की तरफ धक्का देगा, मैं इसको किसी तरह से लेके गया वहां तक, बहुत भारी है ये, इट इज वेरी हैवी। अब क्या कर रहे हैं, आप इसको धक्का दे रहे हैं तो बहुत मुश्किल से वो यहां तक से यहां तक गया ना। तो ऐसे में क्या हो गया, ऐसे में क्या हो गया कि यहां पर घर्षण बल को एक दिशा में ले जाने में कार्य करना पड़ा। अब इमेजिन करिए कि ये इस दिशा में आ चुका है, ये यहां पर आ चुका है। अब यहां आने के बाद हमें इसको वापस इस दिशा में ले जाना है, वापस हमको इस दिशा में ले जाना है। अब क्या करेंगे, क्या अभी अब हमको कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो अभी भी हमको कार्य करना पड़ेगा। तो यहां जरा ध्यान से देखिए कि इधर से इधर ले जाने में भी कार्य करना पड़ा और इधर से इधर ले जाने में कार्य करना पड़ा। यानी घर्षण बल जो है वो क्या है, एक ऐसा बल है जो असंरक्षी बल है, वो असंरक्षी बल है। यानी कि आपको इधर से इधर ले जाने में भी कार्य करना पड़ रहा है और इधर से इधर ले जाने में कार्य करना पड़ रहा है। पथ पे यानी रास्ता में, प्रगमन पथ पर ऊर्जा संरक्षित नहीं है। यहां पे देखते हैं, यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर एक दिशा में कार्य करना पड़ रहा है तो दूसरी दिशा में अपने आप वो हो जा रहा है, वो उल्टा काम कर रहा है, यानी निगेटिव वर्क कर रहा है। एक तरफ वर्क पॉजिटिव है, दूसरी तरफ क्या है, वर्क निगेटिव है। यानी एक तरफ धनात्मक कार्य और दूसरी तरफ जाने पे क्या मिल रहा है, हमको ऋणात्मक कार्य मिल रहा है। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो चुंबकीय जो बल है वो एक संरक्षी बल है और अचुंबकीय बल, वो सॉरी घर्षण बल क्या है, एक असंरक्षी बल है। क्लियर हो गया, यहां से संरक्षी या असंरक्षी बल का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। अब एक बात समझिएगा, संरक्षी बल और असंरक्षी बल में क्या इंपॉर्टेंस है ये तो आप लोगों ने जान ही लिया। अब ये समझो
कि वर्क डन से कैसे इसको डिफाइन कैसे करेंगे, न्यूमेरिकली इसको दिखाना होगा। तो यहाँ पे क्या है, संरक्षी बल के साथ वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, किसी कंप्लीट सर्कल में यानी पाथ पर। तो पहली बात, संरक्षी बल वह बल है, संरक्षी बल वह बल है जो प्रगमन पथ पर निर्भर नहीं करती है, ये प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है, ठीक है ना। संरक्षी बल क्या है, ये वो बल है जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है, ये प्रगमन पथ पर निर्भर नहीं करती है। तो ये किस पर निर्भर करती है, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है, ठीक है ना। और ये इस पे निर्भर करती है, इस पे क्या करती है, निर्भर करती है, लेकिन प्रगमन पथ पर प्रगमन पथ पर निर्भर नहीं करती है, इस पर निर्भर आपको नहीं करती। तो प्रगमन पथ पर ये निर्भर नहीं करती है, लेकिन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ये निर्भर करती है। इस तरह के बल को हम लोग क्या बोलेंगे, संरक्षी बल बोलेंगे। अगर इसी का हम लोग निकालेंगे कि मान लीजिए कि एक कोई ऐसा है, एक सर्कल है जहां ये ए से बी गया, ये ए है, ये बी है, और फिर वापस बी से ए आया, तो टोटल कितना कार्य करना पड़ा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, देखो कभी भी ये इंटीग्रेशन का साइन कहता है ना कि कंप्लीट हम लोग सर्कल की बात करें, वी आर टॉकिंग ओवर द एंटायर सर्कल। अगर कंप्लीट सर्कल की हम लोग बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये इस तरह से आप सिंबल बनाएंगे कि पूरे सर्कल में या पूरी तरह से वृत्त, अगर हम लोग देखेंगे कि कंप्लीट लूप अगर बना रहे हैं तो उसमें कितना कार्य करना पड़ा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ए टू बी एंड वापस ए आ गया, तो FDR लिख देंगे, ठीक है ना। बल गुणे विस्थापन का क्या कर देना है, हम लोग को इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है ना, समाकलन कर देना है। अभी क्या है, इसको दो घटक में तोड़ सकते हैं, एक हो गया ए से बी F.dr प्लस फिर कहां से कहां तक होगा, बी से ए F.dr। अब एक बात जरा समझिए, जब हम लोग समाकलन करते हैं और उसके जो लोअर एंड अपर एंड्स है उसको अगर इन्वर्ट कर दें तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखो यहां ए से बी है, यहां बी से ए है, अगर इसको भी हम ए से बी करना चाहें तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऋण का सिंबल आ जाएगा, और यहां पे क्या हो गया, ए बी F.dr माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए बी F.dr। तो ये माइनस कहां से आया है, जब मैं इस b को इस a से चेंज कर दिया हूं और इस a को b से चेंज कर दिया हूं। जब ये इसको इन्वर्ट किया जाता है तो अपने आप यहां पे क्या देना चाहिए, माइनस साइन दे देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये समाकलन का नियम है। तो यहां से हम लोग को क्या मिल रहा है, दोनों एक ही चीज है, इसका मान कितना मिल गया हम लोग को, 0, 0 मिल गया, वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो बस यही था, ये बताता है कि जो संरक्षी बल है उसमें कंप्लीट जो अगर एक ही जगह पे आ गया तो वहां पर कार्य कितना हुआ, 0 कार्य हुआ, वहां पे कितना कार्य हुआ, 0 कार्य हुआ। अगर असंरक्षी बल की बात करें, असंरक्षी बल की बात करें तो वहां सिंपली W बराबर क्या हो जाता है, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ F.dr। ये कंप्लीट इंटीग्रेशन है, ये लूप का कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि ये प्रगमन पथ पर निर्भर करता है, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। इट डू नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बट इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेवल पाथ। जिस रास्ते से उसने वो ऑब्जेक्ट या पिंड जो है वो चला है, जिस रास्ते से पिंड चला है उस पर निर्भर करता है। यानी कि यहां पर जो है, देखो इसका मतलब ये जो संरक्षी बल है उसका मान जो संरक्षी बल में कुल कार्य होता है उसका मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन असंरक्षी बल में कभी भी कार्य का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा। एक बार वो 0 से बढ़ गया तो वापस वो 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां क्या हो गया, F.dr, ठीक है ना। फिर अच्छा एक बात और भी है, जितने भी केंद्रीय बल हैं, यानी केंद्रीय बल पता है किसे कहते हैं, यानी दो पिंड है और दो पिंड ऐसा लगे कि दोनों को एक केंद्र से खींचा जा रहा है, तो वो क्या हो गया, केंद्रीय बल कहते हैं। जैसे मान लो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये खींच रहा है इसको, ये खींच रहा है इसको, दोनों खींच रहे हैं एक दूसरे को, ये एक केंद्रीय बल है। क्योंकि ऐसा लगेगा कि केंद्र में कोई है जो इन दोनों को क्या कर रहा है, खींच रहा है, उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय बल बोलेंगे। फिर उससे सुनो, अगर गुरुत्वाकर्षण बल है, ये एक इधर ऑब्जेक्ट, ये पिंड एक पिंड है और ये एक पिंड है, इन दोनों को क्या कर रहा है, खींच रहा है,
केंद्र की तरफ खींच रहा है, इन दोनों के केंद्र की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो इस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय बल। और हर केंद्रीय बल क्या है, दुनिया में जितने भी केंद्रीय बल हैं वो सारे के सारे संरक्षी बल हैं। तो याद कर लो कि जितने केंद्रीय बल हैं, केंद्रीय बल सारे के सारे क्या हैं, संरक्षी बल हैं। और जो बल केंद्रीय नहीं है, जैसे घर्षण बल केंद्रीय बल नहीं है, वो केंद्र की तरफ नहीं लग रहा है, वो क्या लग रहा है, वो सतह पे लग रहा है और उसका केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। यानी जो बल भी केंद्रीय नहीं है वो सारे के सारे क्या हैं, असंरक्षी बल है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये हम लोग का जो कार्य का एक वो था, टॉपिक था, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह से ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के क्या प्रकार होते हैं। तो इन सब चीजों के लिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर को जरूर एक्सप्लोर करेगा। हैव अ नाइस डे, मीट यू सून, बाय।